हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 और इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे बिजनेस सर्विसेज के बारे में। और जो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा वो पढ़ा बैंकिंग के बारे में कि बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स के टाइप्स क्या हैं, इनके मेन फंक्शंस क्या हैं। आज हम डिस्कस करेंगे ई बैंकिंग के बारे में। ई बैंकिंग का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, देखो ई बैंकिंग क्या है। जैसे कि आप जानते हो आईटी सेक्टर इतना डेवलप हो चुका है कि आज हम कुछ ही सेकंड के अंदर मैसेजेस किसी भी एक बहुत ही ज़्यादा जो डिस्टेंस वाला प्लेस है वहाँ पर भी इजीली पहुँचा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इंटरनेट कनेक्शंस या नेटवर्क की वजह से हुई है। और इस तरह के नेटवर्क को अगर हम सर्विसेज में जोड़ते हैं तो वो सर्विसेज हमारे लिए काफ़ी कन्वीनियंट हो जाती हैं, काफ़ी सुविधाजनक हो जाती हैं। तो वही जो आपका नेटवर्क है वो हमने जोड़ा है बैंकिंग फैसिलिटी के साथ। यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपको वर्ल्ड वाइड वेव वर्ल्ड वाइड वेव यूज के माध्यम से या उनकी नेटवर्क के माध्यम से आपको बैंकिंग फैसिलिटीज़ को यूज़ करने का मौका मिल रहा है। आजकल हम देखते हैं कि बैंकों के बाहर डिफरेंट टाइप के कस्टमर्स आपके क्या करते हैं, अलग अलग तरह के कामों के लिए बैंकों में भीड़ लगा के रखते हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई हैं। इन चीज़ों को अब क्या करना है, आपको थोड़ा सा आपके पास टाइम नहीं है, उस टाइम को मैनेज करने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए बैंकिंग फैसिलिटीज़ आपको और बढ़ाई जा रही है। उन बैंकिंग फैसिलिटीज़ के अंदर बैंक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं क्या कि आपको घर बैठे क्या मिले, बैंकिंग फैसिलिटी मिले। आपको अगर कैश ट्रांजेक्शन करना है तो आप घर बैठे कर सकें, आपको अगर बैंकिंग स्टेटमेंट देखना है तो आप घर बैठे देख सकें, आपको किसी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांसफ़र, किसी तरह का कोई भी पैसे का, किसी भी तरह का आपका बैंकिंग काम आप घर बैठे कर सकते हैं। उसके लिए आपकी ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो दी जाती हैं। देखो, ग्राहक की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, ग्राहक के अलग अलग काम होते हैं। आज का क्या क्या होता है, बैंकों ने सबसे पहले बना रखा है एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बना रखा है और इस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस से आप किसी भी ब्रांच, किसी भी शहर, किसी भी टाउन की किसी भी ब्रांच के अंदर किसी भी तरह के आपके क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने आपका अकाउंट जिस बैंक ब्रांच में खुला हुआ है आपको बार बार वहीं विजिट करना पड़ेगा। और उस चीज़ को ज़्यादा कन्वीनियंट बना दिया है आपकी ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ ने। ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो बाई कंप्यूटर या बाई पीडीए का मतलब होता है कि आपका जो हाथ का मोबाइल होता है उसको हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं। तो उसके द्वारा क्या कर सकते हैं, आपके ये काम कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि आपको डिफरेंट टाइप की सर्विसेज दी जाती हैं। इन सर्विसेज में आप कैश ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैश ट्रांसफ़र में आपने दो तरह के, जैसे एक आपने NEFT सुना होगा, NEFT, एक सुना है हमने RTGS, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है कि NEFT का मतलब होता है नेशनल, NEFT का मतलब जो है, देखो आपकी दो तरह के आपके क्या बन रहे हैं, इसमें फ़ंड ट्रांसफ़र के तरीके बन रहे हैं। पहला है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र और दूसरा जो है वो है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। तो दो तरह के आपके ट्रांसफ़र के तरीके हैं, इनके माध्यम से आप अपने फ़ंड ट्रांसफ़र भी ईजिली कर सकते हैं। देखो, बैंक के अंदर आपको फैसिलिटी क्या चाहिए कि भाई मेरे बैंक अकाउंट से कौन कौन से ट्रांजैक्शन कब कब हुए, मैं इसका स्टेटमेंट देखना चाहता हूँ। तो आप बाई मोबाइल एक लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको दिया जाता है, उसमें आप क्लिक करके उसमें आप डालकर उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। जब भी हमको ई बैंकिंग की फैसिलिटी लेनी होती है तो आपको बैंक को इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद आपको बैंक से एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा। वो आईडी पासवर्ड आपकी पहचान संख्या है बैंक के पास, ठीक है। और उसके माध्यम से आप कहीं भी, किसी भी पीसी पर, किसी भी मोबाइल पर अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, उन सब के बारे में आप इजीली जान सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो काम है वो फास्टली होगा और आपका टाइम सेव होगा, आपको बार बार ब्रांच को विजिट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड कराई जाती हैं। ATM फैसिलिटीज़ को भी हम ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ के अंदर रखते हैं क्योंकि उसके अंदर भी आपको बैंकिंग ब्रांच को विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप कहीं भी ATM के माध्यम से वो पैसे निकाल सकते हो, वो काम कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसके बेनिफिट्स के बारे में तो देखो ये चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल है। हालांकि ई बैंकिंग से इलेक्ट्रॉनिक जो फ्रॉड हैं, जो फाइनेंशियल फ्रॉड हैं वो बढ़ गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो बेनिफिट है वो ज़्यादा रहा है। तो अगर इसकी हम बेनिफिट्स की बात करें,
बेनिफिट्स, तो बेनिफिट्स में फ़र्स्ट ऑफ ऑल आता है आपका कि जो ग्राहक हैं उनको 24 आवर क्या मिलेगी, सर्विसेज मिलेगी। देखो बैंकिंग ब्रांचों को स्टार्ट करने का, ओपन करने का, क्लोज करने का टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर जो फैसिलिटी है वो आपको 24 आवर मिल रही है। तो पहली फैसिलिटी आपकी ये बनती है कि ग्राहकों को 24 आवर क्या मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी। फिर दूसरी बात है कि आप कहीं भी, चाहे आप घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे मार्केट में हो, आप कहीं भी क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ई बैंकिंग फैसिलिटी के द्वारा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि जब हम मैनुअली ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमको लिखने की, रिकॉर्ड करने की क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। कोई चीज़ें भूल में आ जाती हैं तो फिर प्रॉब्लम आती है कि आप मैच नहीं कर पाते आपके एक्सपेंसेस और आपकी इनकम को। यहाँ पर क्या हो रहा है, ई बैंकिंग के अंदर सारे के सारे जो काम है, सारे के सारे जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्डेड होते हैं, और रिकॉर्डेड होने के कारण आपके पास हर चीज़ की एक एक्चुअल, एक प्रॉपर, एक रीजनेबल नॉलेज होती है। और इस नॉलेज की वजह से आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनके बारे में एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्रिएट होता है। और डिसिप्लिन किसकी वजह से हुआ है, बैंकिंग या ई बैंकिंग फैसिलिटी के द्वारा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर तो बैंक जो है वहाँ पर आपको जाना नहीं पड़ेगा, बैंक आपके पास आ रहा है। जैसे मैंने मान लो अपने मोबाइल पे ये चीज़ क्या की है, लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के और बैंकिंग फैसिलिटी को लिया, तो बैंकिंग फैसिलिटी मेरे मोबाइल पे मेरे घर पे है, मुझे वहाँ तक विजिट नहीं करना पड़ेगा, मेरा टाइम सेव हो रहा है, ना मुझे कहीं पैसे लाने ले जाने की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि अगर हम पैसे कैश ले जाते हैं, लाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको रिस्क रहती है। लेकिन यहाँ पर आप बाई मोबाइल या बाई पीसी उनको इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे मैंने आपको ये एनईएफटी और आरटीजीएस के बारे में बताया था, तो उससे क्या होता है कि आपको ईजी वे में उनको ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बैंकों के लिए इसके क्या बेनिफिट्स हैं, तो एक तो कॉम्पिटिटिव पावर बढ़ रही है। जैसा कि आप देखते हैं बहुत सारी बैंकें आज ऐसी भी हैं जो इस तरह की बैंकिंग फैसिलिटी नहीं देती, उनके लिए कस्टमर को ब्रांच विजिट करनी पड़ती है। तो वहाँ पे उनका जो एक कस्टमर का जो एक बेस है वो कैसा है, थोड़ा कम है, क्योंकि वहाँ पर कम सेटिस्फाई कस्टमर्स हैं। दूसरी बात है, जो अपन बात करें बड़े बैंक्स के बारे में, जैसे एसबीआई है, पीएनबी है, बड़ौदा बैंक है, तो ये बैंक जो है अपने आप में इस तरह की कॉम्पिटिटिव पावर रखते हैं, क्योंकि इन्होंने ई बैंकिंग फैसिलिटीज़ को काफ़ी अच्छा डेवलप किया है और कस्टमर्स को सेटिस्फाई किया है। ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें हम दूसरा कि इससे तो आपका नेटवर्क इम्प्रूव हो रहा है, नेटवर्क इम्प्रूवमेंट। देखो जब आप फैसिलिटीज़ ऑनलाइन ही प्रोवाइड कराने लग जाओगे तो आपको बैंकिंग ब्रांचेस का जो एक नेटवर्क है वो भी कम बिछाना पड़ेगा। क्योंकि आपको जब ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो आपको फिजिकल फैसिलिटीज़ कम देनी पड़ती हैं, तो आपका इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, आपको एम्प्लॉयज़ कम अपॉइंट करने पड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करना पड़ रहा है, नेटवर्क जो है उसको आप इम्प्रूव, एक बैंकिंग फैसिलिटीज़ का एक नेटवर्क बिछाने के लिए क्या है, आपके लिए इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत बढ़िया है कि आप इस तरह से ये काम करें। ठीक है, तो आप समझ पा रहे हैं ई बैंकिंग से दोनों को लाभ हो रहे हैं, आपके कस्टमर्स को भी लाभ हो रहा है, बैंकिंग सिस्टम जो है उसको भी क्या हो रहा है, एक लाभ हो रहा है इस तरह से ई बैंकिंग के माध्यम से। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बातें करेंगे हम अगली बिजनेस सर्विसेज के बारे में। थैंक यू।